नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे, जैसा कि रोज करते हैं। अभय सर नमस्कार। आज सुबह राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा कि अक्सर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, उन्होंने सरकार पर और खासतौर पे अडानी और मोदी के रिश्तों पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया, उस पर नए आरोप लगाए और उनका यह आरोप लंदन से प्रकाशित एक अखबार की खबर पर आधारित था। और उन्होंने यह कहा कि पहले तो मैं यह कहता था कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, पर उसमें 12,000 करोड़ आप और जोड़ लीजिए और इस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अडानी और मोदी के संबंधों पर हमला करने में एक निरंतरता रख रहे हैं? उनके आरोपों में कोई धार है? क्या इसका चुनावी राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर गौर कर रहे हैं तो 2 बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो चुनाव का केंद्रीय प्रश्न बन गया और उसके आधार पर जो सरकार थी वो चुनाव हार गई, अगला चुनाव नहीं जीत पाई। एक बार ये तब हुआ था जबकि बोफर्स मुद्दा उठा था। आपको ध्यान होगा कि बोफर्स मुद्दे पर जब भी इधर कुछ मामला सुस्त पड़ता था, उधर स्वीडन से और यूरोपियन मीडिया में से कोई ऐसी खबर निकलती थी जिससे ये मामला फिर जोर पकड़ लेता था। और बोफर्स मुद्दे के इर्द गिर्द ही कांग्रेस में से विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक विद्रोह सा होता है, उसके अंदर से वो लोग निकलते हैं और निकल के फिर मंचों के ऊपर खड़े होकर जेब से एक पर्ची निकालते हैं और कहते हैं इसमें वो स्विट्जरलैंड के उस अकाउंट का नंबर है जहां पे बोफर्स का किकबैक यानी बोफर्स का कमीशन जमा है। हालांकि वो नंबर कभी नहीं दिखाया गया। बहरहाल उसका जो चुनावी असर पड़ा वो ये पड़ा कि टीवी पर एक दिन एक बच्चे ने ये कह दिया कि राजीव गांधी चोर है और उसके बाद से पूरा का पूरा माहौल बदल गया और जो 450 सीटें जीत के राजीव गांधी सत्ता में आए थे 1984 में, वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए और विश्वनाथ प्रताप सिंह विपक्ष के संयुक्त प्रधानमंत्री बन गए। एक बार तो ऐसा तब हुआ था और दूसरी बार ऐसा तब हुआ जबकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला, अन्ना हजारे उसकी सबसे ज्यादा मुखर और जिसे कहते हैं दृश्यमान चेहरे थे, लेकिन उसके पीछे मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल की हस्ती थी, जो उनके बारे में कहा जाता था कि ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सीईओ हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सारी रणनीतियां वही बनाते थे और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन बना के उन्होंने इसको किया। हालांकि उस पूरे आंदोलन में कई तरह की शक्तियां शामिल थी, विवेकानंद फाउंडेशन भी उसके अंदर शामिल था, बाबा रामदेव भी उसके अंदर शामिल थे, कई तरह की शक्तियां शामिल थी, लेकिन अंततः आखिर तक उस आंदोलन में टिका जो सबसे छोटी ताकत थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसके शीर्ष पर अरविंद केजरीवाल थे। तो उस आंदोलन से जो एक माहौल बना उसने कांग्रेस की सरकार को पूरी तरीके से डुबो दिया और उसका फायदा राजनीतिक फायदा 2 व्यक्तियों को मिला, एक नरेंद्र मोदी को मिला केंद्रीय स्तर पर और दिल्ली के स्तर पर अरविंद केजरीवाल को प्राप्त हुआ और दोनों इस वक्त देश की राजनीति में पूरी तरीके से जमे हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा दोबारा चुनाव का केंद्रीय प्रश्न बन सकता है? क्या वैसी ही स्थिति है जैसी स्थिति 89 के चुनाव में थी, जबकि राजीव गांधी बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए थे बोफर्स सौदे में कमीशन के आरोपों के कारण, या 2014 में जबकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से बने हुए माहौल के कारण कांग्रेस की नैया तकरीबन डूब गई उस चुनाव में? क्या वैसी स्थिति है भी? हम लोगों को इस प्रश्न पर सोचना चाहिए। क्या वैसी स्थिति बनाने के लिए विपक्ष की तरफ से कोई सुचिंतित और योजनाबद्ध और प्रभावी किस्म का प्रयास किया जा रहा है? क्या उस प्रयास के इर्द गिर्द मीडिया और नागरिक समाज की शक्तियां, गैर राजनीतिक शक्तियां, मध्यवर्गीय समाज के लोग, उनके नुमाइंदे क्या खड़े होकर उस पूरे मुद्दे में अपनी आवाज मिला रहे हैं? क्या कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है सड़क के ऊपर? क्या इस तरह का कोई माहौल बन रहा है? देखिए, आरोप तो लग रहे हैं निश्चित रूप से। ये असंभव है कि कोई सरकार 10 साल तक सत्ता में हो और उनके खिलाफ आरोप न लगे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री वो 12 वर्ष तक रहे, उनके खिलाफ भी वहां भी भ्रष्टाचार के आरोप उनके खिलाफ लगते थे, कांग्रेस लगाती थी, लेकिन वो आरोप चिपकते नहीं थे, जनता उन आरोपों पर विश्वास नहीं करती थी।
इसके पिछले चुनाव के पहले राफेल सौदे को लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए गए थे। मैं ये मानता हूं कि जो गौतम अदानी वाला मुद्दा है, ये अभी तक नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए गए आरोपों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और असरदार मुद्दा समझ में आता है। क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में जिस तरह अदानी के शेयर गिरे और अदानी ने जिस तरह उसका डिफेंस पेश किया, अपने अपने पक्ष में दलीलें पेश की, उस पर बहुत ज्यादा यकीन करने का मन नहीं होता। आप उनको अगर दिमाग लगाएं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत ही बेचैन होकर अदानी का समर्थन किया और उसके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी, संसद में भी और बाहर भी, और अदानी के खिलाफ बोलने वाली हर आवाज को दबाया गया और या तो उसको अनसुना कर दिया गया, या जब वो आवाज लगातार बोली तो उसको दबाया गया। तो अभी महुआ मोइत्रा वाला मामला भी है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने अदानी के खिलाफ बहुत सारे सवाल पूछे हैं संसद में, इसलिए इस वक्त उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हीरानंदानी कंपनी के साथ में ग्रुप से रिश्वत ली है और रिश्वत के कारण उन्होंने वो सवाल पूछे हैं। संसद की जो आचरण समिति है उसके ऊपर गौर कर रही है, उसका जो भी परिणाम हो। तो वो अदानी वाला मुद्दा सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुद्दा है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुद्दा है। विपक्ष ने शुरू में जितने जोर से इस मुद्दे को उठाया था, बाद में उसको उठाना बंद कर दिया। या तो कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने टीवी के ऊपर कहा कि ये जो आपने आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है इनमें सच्चाई हो, लेकिन अगर इनमें सच्चाई है तो विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता। विपक्ष में भी देखिए, अब जैसे कि जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि भैया ये मुद्दा आप शरद पवार से क्यों नहीं पूछते, तो वो कहते हैं कि भाई शरद पवार कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। ठीक है, आपको एक तरफ तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार से भी पूछना चाहिए कि आपके और गौतम अदानी के बीच के संबंध क्या है। आपने गौतम अदानी के ऊपर जो विपक्ष ने आरोप लगाया, आपने गौतम अदानी की तरफदारी क्यों की, और आपने गौतम अदानी के साथ बैठ के 2.5 घंटे क्या बातचीत की। इससे विपक्ष का पूरा चेहरा जो है वो कमजोर होता है, विपक्ष की पूरी छवि कमजोर होती है, उसके दावे की वैधता पर सवालिया निशान लग जाता है। तो ये इन तमाम बातों से अदानी का मुद्दा, जो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का ट्रिगर पॉइंट बन सकता था, वो ट्रिगर पॉइंट बनने से चूक गया। और धीरे धीरे जब मुद्दा पुराना पड़ता जाता है और आप जब दिए में तेल नहीं डालेंगे तो दिया जलने बुझने की स्थिति में आ जाएगा। भाई दिए में तो लगातार आपको तेल डालना पड़ेगा, तभी तो दिया लगातार जोर से जलेगा। और थोड़ी देर बाद दिए की लौ कम हो जाएगी, वो बुझने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, उससे कोई रोशनी पैदा नहीं होगी। आप दिए में देर में तेल बार बार बीच में लंबे अरसे तक आप तेल डालते नहीं है दिए में, तो उससे कोई मुहिम नहीं बनती, कोई माहौल नहीं बनता। जैसा माहौल 1989 के चुनाव से पहले बना था, वैसा माहौल इस वक्त देश में नहीं है। जिस तरह का माहौल 2014 के चुनाव से पहले बना था, वैसा माहौल भी देश में इस वक्त नहीं है। बावजूद इसके कि विपक्ष के पास मुद्दा है, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे को चुनाव को प्रभावित करने वाला मुद्दा बनाने में अभी तक मेरी निगाह में नाकाम रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही क्या है, गलत क्या है, सही है गलत है। प्रश्न ये है कि उसको अगर उस मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी को विश्वास है, तो राहुल गांधी को ये विश्वास जो इंडिया गठबंधन को भी दिलाना चाहिए। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में खड़े होकर तमाम पार्टियों से कहना चाहिए कि भाई इस मुद्दे पर आप एक स्वर से हमारा साथ दें। ऐसा क्यों है कि जो सांसद अदानी के मुद्दे को संसद में जिन्होंने मुखर स्वर में, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में उठाया, उन सबको धीरे धीरे किनारे किया गया। संजय सिंह इस वक्त जेल में है और महुआ मोइत्रा का पूरा मामला संसद की जो आचरण समिति है उनके पास है, मतलब है। तो धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बनती चली जाएगी कि संसद में कोई इस मुद्दे को नहीं उठाएगा और बाहर केवल राहुल गांधी ही इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, तो उससे राजनीतिक प्रभाव पैदा नहीं होगा। क्या ये भी कह सकते हैं कि 2013 या 1989 की तुलना में विपक्ष के पास एक जो कमजोर स्थिति है विपक्ष की, वो इसलिए भी है क्योंकि मीडिया साथ नहीं है, मुख्यधारा की मीडिया। जैसे आज मैं खबरें देख रहा था तो ऐसे दिखाया जा रहा था कि एक बार फिर से एक विदेशी अखबार से खबर लेते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया और फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जितना नियंत्रण गौतम अडानी का है उतना पहले सरकारों का नहीं था।
सरकार पे, मीडिया नहीं पर? नहीं, देखिए 1989 के पहले और 2014 के चुनाव से पहले मीडिया की संरचना अलग तरह की थी। मीडिया का मालिकाना अलग तरीके से था। मीडिया का ये स्वामित्व की संरचना थी, है? ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अलग तरीके था। उस वक्त तक कारपोरेट शक्तियां मीडिया में इतने बड़े पैमाने पर नहीं आई थी। पुराने किस्म के कारपोरेट थे, जैसे कि रामनाथ गोयनका या रमेश जैन, ये लोग थे, अभीक सरकार, ये लोग थे। लेकिन नए नए जो नई कारपोरेट शक्तियां वो नहीं थी। इस वक्त क्या है कि अगर आप गौतम अदानी के पास तो एनडीटीवी पूरा चैनल है। ये वो चैनल है जो पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अख्तियार करता था। आज वो महुआ मोहित्रा को पूरी तरह उसमें जिस तरीके से पूरी खबर को पेश किया जा रहा है, उसमें महुआ मोहित्रा को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो ये स्थिति है। आज बिल्कुल मीडिया का नजारा बदल गया है। मैं तो ये पहले भी कह चुका हूं, नई परख के मंच पे भी कह चुका हूं, लिख भी चुका हूं, 2014 के बाद से मीडिया और सरकार के संबंधों को एक तरह की नैरेटिव थ्योरी जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रही है। वो नैरेटिव थ्योरी ये है कि मीडिया सरकार की तरफ से एक खुशनुमा खबर चलाना चाहता है और वो सरकार से केवल मुंह दिखाने के लिए सवाल पूछता है और बाकी हाथ धोकर विपक्ष के पीछे पड़ा रहता है। तो वो हमेशा कहता है, विपक्ष से कहता है कि आप अपनी लेजिटिमेसी, आप अपनी वैधता, अपनी साख साबित कीजिए। ये वो सरकार से नहीं कहता है, वो लगातार विपक्ष से ये बात कहता है। मैं कहता ये हूं कि पूरे देश की राजनीति का, सार्वजनिक जीवन के विमर्श का, सोच विचार का, मीडिया का, सब चीज का सरकारीकरण हो गया है। और वो सरकारीकरण इस दर्जे का है कि जिसके पास सरकार होती है वो उसका लाभ उठाता है। अगर सरकार आज बीजेपी के पास है तो बीजेपी उस सरकारीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत कर रही है और उसका लाभ उठा रही है। जिन राज्यों में सरकार बीजेपी के पास नहीं है, विपक्ष की पार्टियां सरकार चला रही हैं, वो भी कम सरकारीकरण नहीं कर रही हैं। एक चीज ये भी है कि चाहे हम बोफोर्स मुद्दे को देखें या 12-13 में जो आंदोलन चला उसको देखें, तो दोनों की ही कोई तार्किक परिणति नहीं हुई। यानी कि बोफोर्स में भी कोई घोटाला हुआ ये कभी साबित नहीं हो पाया, किसी को सजा नहीं मिली। और उसी तरीके से जो 13-14 में जो घटनाएं हुई उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ सुनियोजित सा चल रहा था। तो क्या इसके कारण से भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा नहीं रह गया आम जनता के लिए? देखिए, है ये कि किसी चीज की तार्किक परिणति तब होती है जबकि व्यवस्था के अंदर कुछ संस्थागत प्रयास करके उन समस्याओं का निपटारा होता है। भाई, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में जो आंदोलन चला, उसमें चुनाव सुधारों को लेकर एक मांग थी कि हमें प्रतिनिधि वापसी का अधिकार मिले। उनकी जब सरकार बन गई तो सरकार ने भी उस मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यानी जयप्रकाश जी के पूरे आंदोलन की वजह से जो सरकार सत्ता में आई, उसने भी उस मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जितनी भी विपक्ष की सरकारें बनी, वो जयप्रकाश नारायण की विरुद्धावली गाती थी और उनको अपना अनुयायी घोषित करती थी। उन्होंने भी न केवल इस मसले पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि चुनाव सुधारों के किसी मसले पर ध्यान नहीं दिया। अगर जनता पार्टी की सरकार ने ही मजबूती के साथ चुनाव सुधारों का सिलसिला शुरू कर दिया होता, 2.5 साल वो सत्ता में रहे, 2.5 साल बहुत होते हैं, 2.5 साल में वो चुनाव सुधारों की एक शुरुआत कर सकते थे मजबूत। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसके बाद में बहुत सी विपक्षी सरकारें आई, उन्होंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। तो जो आवाज उठी थी जनता की तरफ से, जिसको एक वरिष्ठ और बहुत ही ईमानदार और जिनका बड़ा सम्मान था भारत में, उन्होंने उनका नेतृत्व किया था, वो पूरा प्रयास बेकार चला गया। अब आइए आप बोफर्स मुद्दे के ऊपर। बोफर्स मुद्दे पर जब रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और कमीशन खाने वाली बात आई है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी किस्म के कोई संस्थागत प्रयास नहीं, सुधार नहीं किए गए। वो आरोप दरअसल देखा जाए तो हमारी रक्षा सेनाओं के ऊपर भी आरोप थे। भारत में हथियारों की दलाली बंद नहीं हुई। रिटायर हो चुके जो अफसर थे, चाहे वो एडमिरल हो, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे मेजर जनरल हो, चाहे विंग कमांडर हो, वो सब रिटायर होने के बाद में हथियारों की दलाली करते रहे। उन चीजों पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई। और हमेशा जब भी कोई नया हथियार खरीदा जाता था, विमान खरीदे जाते थे, कुछ भी खरीदा जाता था, तो एक हमेशा उस पर सवाली निशान लगा रहता था, क्या इसमें हथियारों की दलाली हो रही है।
क्योंकि इसका कोई भी सिक्का बंद इंतजाम नहीं किया गया। इसी तरीके से आप आइए लोकपाल आंदोलन के ऊपर, उसके बाद भी राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो उसका कोई संस्थागत प्रयास नहीं किया गया। सब चीजें वैसी की वैसी ही चलती रहती हैं। जिन आंदोलनों के घोड़े पर सवार होकर लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद में उन आंदोलनों को वो भूल जाते हैं। ये स्थिति है। इसीलिए कोई भी चीज जो है वो अपनी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचती। वो केवल राजनीति करने, लोगों की भावनाओं को अपनी ओर मोड़ने और सत्ता हासिल करने का एक औजार बन के रह जाती है। आपने लोकपाल का नाम लिया, तो लोकपाल का कानून संसद से पारित हो चुका है और तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन कोई लोकपाल कभी नियुक्त नहीं हुआ। जी जी, ठीक कह रहे हैं। एक दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। आज अखिलेश यादव का मैं बयान देख रहा था, तो उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही। उन्होंने थोड़ी निराशा व्यक्त की कि कांग्रेस ने उन्हें कोई सीट नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे भी कार्यकर्ता हैं, हमारे भी नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें कैसे मना करें और फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इसके कारण से कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है और उसे हमारे साथ गठबंधन करना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार भी हमने उनकी मदद की थी। तो क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस को और ज्यादा उदार होना चाहिए इस तरह के गठबंधन बनाने में और छोटे दलों को भी जगह देनी चाहिए? देखिए, इन कामों को करने के बहुत से तरीके हैं। आप तो बिहार से आते हैं कमल, तो आप तो जानते हैं कि इन तरीकों को ईजाद करने में लालू यादव का बहुत बड़ा योगदान है। लालू यादव एक इस तरह के नेता थे कि जब वो किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी से टिकट नहीं दे पाते थे, तो वो दूसरी पार्टी से उसको टिकट दिलवा देते थे। ऐसा भी तो होता है, और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का होता है। जब अपनी पार्टी से टिकट नहीं दे पाते हैं, तो अपनी कोई हमदर्द पार्टी है जिसका आला कमान आपका दोस्त है, आपके साथ गठजोड़ में है, तो आप वहां से उसको टिकट दिलवा देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि राजनीति में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए वहां की कांग्रेस को, अखिलेश यादव के लोगों को कहीं ना कहीं से टिकट दिलवाने और चुनाव लड़ने का उन्हें शौक है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। जाहिर है कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए लड़ना चाहते हैं, तो उनको टिकट दिलवा देना चाहिए। मेरा सुझाव तो इसमें यही है। हो सकता है कुछ लोगों को ये सुझाव हल्का लगे, लेकिन राजनीति कई तरीके से, कई चरणों में और कई मुकामों पे होती है। ये राजनीति का पुराना तरीका है कि आप सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को आप जो टिकट मांग रहा है उसको टिकट नहीं दे सकते। तो जिनको आप टिकट नहीं दे सकते हैं, उनको आप कई तरीके से संतुष्ट करते हैं। एक संतोष ये होता है कि इस बार चुनाव मत लड़िए, आगे आपका ध्यान रखा जाएगा। अगर हमारी सरकार बनाने में मदद कीजिए, सरकार बन गई तो हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको कोई कारपोरेशन देंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे उनको आश्वासन दिया सकते हैं, उन्हें कुछ भरोसे थमाए जा सकते हैं। जो लोग फिर भी नहीं मानते, उनको सहयोगी पार्टियों के जरिए टिकट दिलवा दिया जाता है। यहां तक कि सहयोगी पार्टियां भी, जो बड़ी पार्टी है उसके नेता से कहती है कि भाई 2 आदमी ऐसे हैं, इनको टिकट दिलवाना बहुत जरूरी है, हम तो नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी पार्टी से टिकट दे दीजिए उनको। तो उन्हें ऐसी सीटों से टिकट दे दिया जाता है जहां पर जीतने की कोई गुंजाइश ना हो या कम हो जहां गुंजाइश, लेकिन उनको टिकट मिल जाता है, वो चुनाव लड़ते हैं, तो कोई झगड़ा फसाद खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, एक जिन्हें टिकट मिलना चाहिए था, जिनका दावा था, और उनको टिकट नहीं मिला। लोग शिकायत करने कमलनाथ के पास गए। कमलनाथ ने मजाक में कहा कि आप जाइए, दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, मेरा नाम मत लीजिएगा। साथ में ये भी कह दिया। तो राजनीति कई लेवल पे होती है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का कामकाज सब लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उन्हें अखिलेश को मिलकर इस बारे में कुछ कर लेना चाहिए। एक सवाल चुनाव से ही जुड़ा हुआ है कि क्या धीरे-धीरे करके चुनाव जो छोटे दल हैं, जो संसाधनहीन दल हैं, उनके लिए तकरीबन नामुमकिन से होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होता है और जो तय सीमा है उससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत होती है। जो बड़े दल होते हैं वो खर्च करते हैं। तो अभी मैं एक कार्यक्रम देख रहा था जिसमें आप भी थे, संदीप चौधरी का कार्यक्रम था, जिसमें एडीआर के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश में चुनाव एक स्वांग बनकर रह गया, एक दिखावा बनकर रह गया है और कोई उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ रास्ता है इससे बचने का? देखिए, चुनाव सुधारों की तुरंत बहुत आवश्यकता है। अगर आप देश के लोकतंत्र को स्वस्थ करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र में सत्ता का जो बंटवारा होता है वो चुनाव के जरिए होता है, और उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको समान मौका हो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था संस्थागत होती है, कानूनगत होती है, और चुनाव
और उसको उसके वॉचडॉग का काम, उसकी देखरेख का काम, सब काम ठीक से हो रहा है, ये काम करने का जिम्मा जो है चुनाव आयोग को है। कहने के लिए जो जो जगदीप छोकड़ साहब कह रहे थे, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जो कह रहे थे, वो भी बड़ी समझने वाली बात है। आप सोचिए, सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आते हैं और वो हमारे, जहां हमारी सरकार है वहां पे हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करते हैं, तो वो T-72 टैंक की तरह आते हैं। हमारे पास तो एक छोटी सी दुनाली बंदूक है, तो हम उसका मुकाबला, उससे क्या हम चुनाव हार जाएं? क्या हम चुनाव उन्हें सौंप दें? हम भी तो कुछ कोशिश करेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री भी चुनावी घोषणाएं करते हैं। तो इस प्रकार से चुनावी घोषणाओं की प्रतियोगिता होती है। जगदीप छोकड़ ये कह रहे थे कि सब लोग जानते हैं कि ये गड़बड़ियां हैं, इसके बावजूद भी इसे लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। लोग वोट डालने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुना जाता है, वो सरकार बनाता है या विपक्ष में रहता है, अगले चुनाव की तैयारी करता है। तो ये पूरा तरीका चल रहा है। मेरा मानना यह है कि इस तरीके में, और सवाल यह है कि जिन लोगों को चुनाव सुधार करना है वो सत्तारूढ़ दल के मुकाबले घाटे में है। यानी जो पार्टी सत्ता में नहीं है, वो लगातार महसूस करती है कि सत्तारूढ़ दल के पास नई नई घोषणाएं करने का अधिकार है, उसके पास मौका है, शक्ति है उसके पास, उसको सबसे ज्यादा चंदा भी मिल रहा है। लेकिन जब वो, अगर मान ली किसी वजह से वो पार्टी हार जाती है और जो विपक्ष में है वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर वो उसी तरीके से उसी सत्ता का उसी त्रुटिपूर्ण चुनावी और एक तरफा चुनावी प्रक्रिया है, उसका उपभोग करने लगता है। वो खुद फिर ये नहीं कहता कि भाई इस थोड़ा बहुत चुनाव सुधार कर दिया जाए। मैंने संदीप से कहा भी, और कार्यक्रम में समय सीमित था, लेकिन मैंने कहा भी कि देखिए, अभी अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो क्या कांग्रेस चुनाव सुधारों की फाइल उठाएगी, झाड़ पोंछ के साफ करेगी और चुनाव सुधारों की प्रक्रिया शुरू करेगी? वो नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा सुख प्राप्त कर रही है, 90% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के खजाने में जाते हैं, फिर वो कांग्रेस के खजाने में जाने लगेंगे। जैसे जैसे कांग्रेस की सत्ता मजबूत होगी, अगर शुरुआत में उखड़ गई तो नहीं, जैसे सत्ता मजबूत होगी, विपक्ष से कांग्रेस का खजाना लगातार भरने लगेगा, तब कांग्रेस इस बात पर कुछ भी नहीं कहेगी। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। और इसमें यह है कि कौन आखिरकार इस काम को शुरू करेगा? इस काम को वो शुरू करेगा जो वास्तव में लोकतंत्र से प्रेम करता है और लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती चाहता है। इस वक्त हुआ ये, इसमें कहता हूं, हर चीज का सरकारीकरण हो गया है, चुनावी प्रक्रिया का भी सरकारीकरण हो गया है। वो काफी उसका पलड़ा जो है, वो जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी तरफ झुका हुआ है। भाजपा केंद्र में सत्ता में है और मजबूती जमी हुई है, तो उधर पलड़ा बहुत झुका हुआ लगता है। लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियां सत्ता में है, पलड़ा वहां उनकी तरफ झुका हुआ है। और एक चीज ये भी है कि जो चुनाव खर्च की सीमा है उसको कभी भी सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है, उसका बजट शायद जितना भी 50,000 है, 1 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें खर्च लोग बोलते हैं कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक। ऐसा क्यों है? इसका भी एक कारण है। इसका संस्थागत कारण ये है, कानून ये कहता है कि जो उम्मीदवार है उसकी खर्च पे सीमा लगी हुई है, लेकिन जो पार्टी है उसके खर्च पे कोई सीमा नहीं है। चारों तरफ से मांग ये उठनी चाहिए, हमें और आपको सबको ये मांग उठानी चाहिए कि उम्मीदवार के खर्च की भी सीमा तय हो और पार्टी के खर्च की भी सीमा तय हो। उम्मीदवार तो अपना अकाउंट दे देता है चुनाव आयोग को कि भाई हमने जैसे एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 95 लाख रुपया खर्च किया जा सकता है, तो उम्मीदवार अकाउंट इस तरीके से बनाकर देता है कि 95 लाख से ज्यादा हमने खर्च नहीं किया। लेकिन इस बात का अकाउंट कौन मांगेगा और कौन देगा कि पार्टी ने तो वहां पे पता लगा 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उसके चुनाव के ऊपर। तो जब तक पार्टी के ऊपर चुनाव खर्च की बंदिश नहीं लगेगी, तब तक चुनावों में धन बल की जो मौजूदगी है और उससे जो पलड़ा एक तरफ झुक जाता है, ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी और चुनावी प्रक्रिया हमेशा विकृत बनी रहेगी। ये बहुत बुनियादी सवाल है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह कहूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे।
अभय सर, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।